Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book. The name of the book Hornbill. Chapter number 3. The name of the chapter Discovering Tut. The saga continue. So before we start the lesson, first of all, I'll give you the explanation. I'll give you the summary of this lesson so that you can understand this lesson in a proper way. So in this lesson there is one Egyptian mummy. The name of that mummy is Tut. तो टट की बात की है तो स्टार्टिंग की है कि ये जो टट की टॉम 1922 में फाइंड आउट की गई। अभी ये जो बॉडी थी वो एक टीनेजर, बहुत ही यंग फेरो यानी किंग होते हैं, तो उनकी थी। और उनके जो हेड है यानी जो उनके पूर्वज थे बहुत ही पावरफुल फैमिली थी और उन लोगों ने सेंचुरीज तक रूल किया था। अभी व्हेन दे फाइंड आउट द टट बॉडी यानी टट की जो टॉम फाइंड आउट की, तो उनको सरप्राइज लगा कि वो बहुत ही छोटी एज में मर गया। तो जो साइंटिस्ट थे दे वांट टू फाइंड आउट कि भाई इसकी डेथ किस तरह से हुई। ज़्यादातर सबको ऐसा लग रहा था कि कोई मर्डर होगा, क्योंकि इतनी छोटी एज में जनरली कोई मरता नहीं है। अभी वो फाइंड आउट करने के लिए भाई कि ये जब मरा तब उसकी एज कितनी थी और वो कौन से रीज़न से मरा, तो ये फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्टों ने उसकी बॉडी को बाहर निकालने का सोचा। पहली बार उसकी बॉडी 1968 में पहली बार बाहर निकाली गई थी। उस टाइम पर उसकी बॉडी का एक्सरे किया गया, बिकॉज एट दैट टाइम सीटी स्कैन इज़ नॉट पॉसिबल। सीटी स्कैन उस टाइम था ही नहीं, तो इसीलिए 1968 को उसकी बॉडी को निकाल कर कार्टर जो था उसने एक्सरे किया, लेकिन एक्सरे में कोई परफेक्ट कोई रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद आफ्टर 80 ईयर उसकी बॉडी को फिर से निकाल कर उसका सीटी स्कैन करने का सोचा। तो ये जो टट की बॉडी है वो पहली ऐसी मम्मी है कि जिसको टॉम से बाहर निकाल कर पहले उसका एक्सरे किया गया और उसके बाद उसका सीटी स्कैन किया गया। ओके, दैट मीन्स ये एक साइंटिफिक मेथड से उसका रीज़न था फाइंड आउट करने का कि वाई ही डाइड, वो क्यों मरा और जब वो मरा तो उसकी एज कितनी थी। ये फाइंड आउट करने के लिए उसका सीटी स्कैन करना ज़रूरी था। तो 5 जनवरी 2005 में शाम को 6 बजे उसकी बॉडी को सीटी स्कैन किया गया कि जो बॉडी लास्ट 3300 ईयर से 3300 ईयर से कहाँ पर थी, वो अपने टॉम में अपने कॉफिन में पड़ी थी। अभी उसको निकालने के लिए यानी उसकी टॉम जो थी वहाँ पर, यानी वो तो एक पिरामिड था, पिरामिड के अंदर 26 फीट अंडरग्राउंड उसकी बॉडी थी।
तो उसको डग करके पहले तो उसकी बॉडी को वहाँ से यानी जो कॉफिन था वो देखा, उसके बाद एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से उसको वो 26 फीट से बाहर निकाला। उसके बाद वहाँ से निकाल कर एक बड़ी जगह जहाँ पर एक सीटी स्कैन रखा था वहाँ पर ले गए और उसका सीटी स्कैन किया। अभी ये सीटी स्कैन इजीली नहीं हुआ, मैनी प्रॉब्लम दे फेस्ड। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो कार्टर था ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट था, उसने 1922 में पहले तो तट की ये जो टॉम थी वो डिस्कवर की। अभी वो चाहता था कि भी ये जो तट है उसकी जो टॉम है यानी उसके ऊपर उसके बारे में डिटेल लिखी, जिससे पता चला कि ही वॉज वेरी यंग। तो ये इतने यंग एज में किस तरह से उसकी डेथ हुई, क्या रीज़न था, और जब वो उसकी डेथ हुई तब वो कितने साल का था, वो जानने के लिए उस टाइम पर उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दे वो ओनली एक्सरे मशीन। तो एक्सरे मशीन से उसका एक्सरे किया गया, लेकिन ही डिडंट गेट एनी रीज़न। उसका कोई रीज़न जो उसको मन में क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। ओके, तो उस टाइम पर उसके पास ओनली इतना ही, जैसे कि एक्सरे के अलावा उसके पास कोई मशीन नहीं थी जिसकी वजह से वो दूसरे कोई रिसर्च कर सके या उसका कोई दूसरा कोई एक्सरे के अलावा, जैसे सीटी स्कैन था वो अभी है लेकिन उस टाइम पर सीटी स्कैन भी नहीं था कि जिसकी वजह से वो सीटी स्कैन कर सकता। तो उसने ओनली एक्सरे करके वापस जिस तरह से था उस तरह से उन्होंने कर दिया। लेकिन जब ये सीटी स्कैन अवेलेबल हुआ तो उससे पता चला कि भी सीटी स्कैन एक ऐसा मशीन है जिसकी वजह से पूरी बॉडी का, और उसको सीटी स्कैन में पूरी बॉडी को अंदर डालना पड़ता है। एक्सरे में ओनली जहाँ पर बॉडी है ओनली सीटी स्कैन करके उसका एक्सरे ले सकते हैं। उसमें खाली एक्सरे होता है, उसमें ओनली जिस तरह से एक दो फोटो आपने एक्सरे किया वही दिखाई देता है, लेकिन इसमें सीटी स्कैन में पूरी बॉडी जाएगी अंदर और पूरी बॉडी के हर एक जगह से वो क्या होता है जो फोटो होते हैं वो खींचते हैं, तो पूरा बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो पूरा हमें मालूम पड़ता है। अभी ये जो तट की बॉडी थी जहाँ पर रखी थी वहाँ पर आसपास में बहुत सारे ट्रेजर्स, क्योंकि ये जो इजिप्शियन लोग थे दे बिलीव आफ्टर डेथ देयर इज़ अ लाइफ, डेथ के बाद भी एक लाइफ है, ऐसा वो बिलीव करते थे। इसीलिए अगर कोई फेरो, ये जो पिरामिड बनता था वो ओनली फेरो का मीनिंग होता है किंग, उस टाइम पर जो किंग थे उनका ही बनता था, हर एक इंसान की ये जो पिरामिड नहीं बनते थे, खास करके जो फेरो थे तो उनके ही बनते थे। तो वो बहुत ही रिच हुआ करते थे और वो डेथ के बाद भी लाइफ है ये सोचकर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें अंदर रखते थे। जब उसकी ये टॉम जब मिली तब उसके पास बहुत सारी चीज़ें जो गोल्ड से बनी हुई थी। उसके बाद उसका जो पूरा कॉफिन था वो भी पूरा गोल्ड से प्लेटेड था, क्योंकि उसमें देर आर 3 लेयर, उसमें 3 लेयर थे। फर्स्ट जो लेयर ओपन किया तो उसमें जो जो चीज़ मिली थी जैसे श्राउड ऑर्डन, गार्लैंड, विलो, ओलिव लीव्स, ओके, और वाइल्ड सेलेरी, लोटस पेटल्स, ये सब चीज़, और फिर कॉर्नफ्लावर, ये सब चीज़ उसमें जब ये फर्स्ट लेयर ओपन किया तब मिला। सेकंड लेयर ओपन किया उसमें भी बहुत सारी चीज़ें, ये सब जो चीज़ें थी वो जो बॉडी है उसको सड़ने नहीं देती थी, यानी बॉडी जिस तरह से वही की वही हालत में अंदर रहेगी, इसकी वजह से ये सब चीज़ अंदर रखी थी। अभी उसकी बॉडी को जैसे 2 लेयर तो उन्होंने इजीली निकाल दिया, लेकिन जो थर्ड लेयर था वो निकालना बहुत ही टफ था, क्योंकि जो थर्ड लेयर था वो उसकी बॉडी के एकदम टच करके पूरा गोल्ड से बना हुआ वो लेयर उसने लगाया था। अभी उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने उसको हीट किया
49 डिग्री फ़ारेनहाइट से हीट किया। उसके बाद सनलाइट में रखने का ट्राई किया, लेकिन कोई उसमें इफ़ेक्ट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई हलन चलन नहीं हुई। उसके बाद उनके पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि उसको काट कर, यानी ये जो गोल्ड है उसको काटना पड़ेगा। ओके, अगर गोल्ड नहीं कटा तो उसके साथ बॉडी को भी क्या करना है, काटना पड़ेगा। और लास्ट में यही किया गया, उसके जितने भी बॉडी पार्ट थे सबको काट कर अलग अलग किया गया और उसके बाद उसको असेंबल किया गया। एक वुडन जो पीस था लकड़े का, उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके जैसे पैर जहाँ पर है पैर, जहाँ पर हैंड्स है वहाँ पर हैंड्स, जहाँ पर गला है वहाँ पर गला, इस तरह से रखकर उसको असेंबल किया गया और वही बॉडी को फिल किया गया, सीटी स्कैन की मशीन में डाला गया। तो इस तरह से ये हुआ है। और जब उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला था तब पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया था। पहले तो वहाँ के लोग ये परमिशन ही नहीं दे रहे थे कि दे आर बिलीविंग कि अगर इसको बॉडी को बाहर निकाला तो डेफिनेटली कुछ गलत होगा, जो हम ये नेचर को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, तो दे आर बिलीविंग लाइक दैट। तो वो तो बिलीव करते थे और ऐसा ही हुआ। जैसे उसकी बॉडी को बाहर निकालना ट्राई किया तो पूरा एटमॉस्फेयर जो पहले एकदम पीसफुल था वो एकदम चेंज हो गया। यानी सबको लगा कि जैसे ये कोई फेरो यानी ये जो किंग है उसका कोई कर्स है जिसकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये जो वहाँ के गांव के वो सब विलेज जैसा बिलीव करते हैं, लेकिन ये जो साइंटिस्ट होते वो इसमें ऐसा बिलीव नहीं करते। जब उसकी बॉडी को निकालना था तब वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री से बहुत से लोग जो ये सब रिसर्च में जो इन्वॉल्व है या ये सब रिसर्च में इंटरेस्टेड है, वो सब लोग वहाँ पर आ गए थे ये देखने के लिए कि तट की बॉडी को किस तरह से सीटी स्कैन किया जाता है। तो अलग अलग कंट्री से जो लोग आए थे और वो सब लोग इसको क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वहाँ पर उस टाइम पर ये सीन देखने लेके आए थे। उसके बाद दिया है कि भाई उसके पास्ट के बारे में, ये जो टट था वो एमेनहॉटेप 3 जो उसके फादर थे या फिर ग्रैंडफादर थे, वो परफेक्टली हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला है कि एमेनहॉटेप 3 उसके फादर या ग्रैंडफादर थे। वो बहुत ही पावरफुल फेरो थे और उन्होंने 4 डिकेड्स यानी 40 ईयर तक रूल किया था। और उनके टाइम पर उनकी जो डायनेस्टी थी वो बहुत ही आगे थी, उसको गोल्डन एज किया गया है। यानी दैट मीन्स जो उस टाइम पर बहुत ही रॉयल थे, बहुत सारे रिच थे, इसलिए उसको गोल्डन एज कहा गया है। उसके बाद एमेनहॉटेप 4, ओके, उसकी बात किए तो वो भी अपने टाइम पर यानी उस टाइम पर के जो फेरो थे वो बहुत ही रिच थे, पावरफुल थे और हर एक लोगों ने कुछ न कुछ, जैसे कि वो लोग अलग अलग कौन सी गॉड को प्रे करते थे और फिर उन्होंने किस तरह से चेंज किया उसके बारे में पूरा उनका पास्ट के बारे में दिया है। उसके बाद एक दूसरा इंसान वो थोड़े टाइम के लिए रूल करने आया था जिसका नाम है समेन खाकर। वो थोड़े टाइम के लिए लेकिन आया, उसके बाद ये टट ने उसको क्या किया, मारकर वो खुद तुतनखातन यानी जो टट है वो थ्रोन पर आ गया। अभी उनके जो पूर्वज थे उन्होंने जो चेंजेस किया था, जैसे उन्होंने उनका जो गॉड था गॉड को चेंज कर दिया था और पूरा जो सिटी का नाम था खुद का नाम था वो चेंज कर दिया था। अभी फिर से उन्होंने वो नाम पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। उसके बाद बात की है कि ये जो टट की बॉडी को 2005 में जो सिटी स्कैन पे रखा गया, तो सिटी स्कैन जो मशीन था वो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में क्या करता है और वो स्कैन 0.62 मिलीमीटर स्लाइड से होता है और वो बहुत ही एकदम स्ट्रेंज थिंग्स होती है। ओके, और उसके बाद बात की है कि जो नाइट को ये स्कैन करना था तो जो वर्कमैन थे उन्होंने टट की बॉडी को टॉम से बॉक्स के साथ निकाला और वो धीरे धीरे रैंप पर चढ़कर वो स्टेयरकेस का यूज़ करके उसकी बॉडी को बाहर लाए और हाइड्रोलिक लिफ्ट का भी यूज़ किया गया था। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद 2 मैन वहाँ पर, जैसे ये सिटी स्कैन हो रहा था उसके टाइम की बात है, 2 मैन आए और बताया कि भाई ये जो सिटी स्कैन मशीन है उसका जो फ़ैन है उसमें ये मिट्टी लगने की वजह से वो जाम हो गया यानी बंद हो गया। तो जो लोग ये
करने का मना कर रहे थे। दे आर जॉक्ड दैट कि कर्स ऑफ द फेरो, ये कर्स जो फेरो का ये कर्स लगा है। लेकिन ये साइंटिस्ट ने सोचा था भी यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा फैन लेकर आए थे। उन्होंने एक्स्ट्रा फैन जो था उसका यूज़ करके ये जो प्रोसेस थी सिटी स्कैन की वो क्या की उन्होंने कंप्लीट की। और इस तरह से ये जो कंप्लीट करने के बाद एक बार उसको अच्छी तरह से चेक कर दिया कि भाई जो जो हमें इमेज चाहिए वो सब आ गई है, वो हो गई। उसके बाद उसकी बॉडी को वापस जिस तरह से निकाला था उसी रिस्पेक्ट से, यानी यहाँ पर उसको जिस तरह से जैसे दफनाते उसी मेथड से, उसी पद्धति से, उसी तरह से उनकी ट्रेडिशन से फिर से उसको वहाँ पर दफनाया गया। यानी निकलने के टाइम भी वो जो उनकी ट्रेडिशन है उसको फॉलो किया गया और वापस उसको उसी मेथड से वहाँ पर दफनाया गया। और जो जाहिर आवाज़ थे उसके अंडर में ये सब हो रहा था, तो वो सोच रहे भाई आगे की नाइट से मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि वो सोच रहे थे भाई क्या होगा, क्योंकि मैनी पीपल से मैनी थिंग, अलग अलग लोग ने अलग अलग बहुत कुछ कहा था। तो ये भी डरा हुआ था, लेकिन ये एक फॉर्म था कि मुझे ये काम करना है और उसके अंडर में ये सब काम हुआ। तो बोले नाइट, पूरी नाइट, लास्ट नाइट मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि वो वरीड था क्यों किसके बारे में कि भाई क्या होगा। लेकिन ये सब चीज़ अच्छी तरह से हो गई। फिर उसने सोचा कि भाई मैं जाकर क्या करूँ, सो जाऊँ। और उसके बाद यानी जो तट की टॉम थी वो वही पहले की तरह ही करके वो आराम से वहाँ फिर क्या हुआ, उसने अपनी नींद कंप्लीट की। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये जो लेसन है हमें दिया है तट के बारे में कि ये तट एक ऐसा फर्स्ट ऐसी मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन हुआ। बाकी आज तक कोई भी जो मम्मी है उसका सिटी स्कैन कभी हुआ नहीं है। उसकी टॉम को यानी उसकी कब्र में से उसकी बॉडी को कभी भी बाहर भी निकाला नहीं गया है। ओके, और हर एक जो उसकी कब्र है, हर एक जो ये मम्मी है उसकी कब्र के आसपास बहुत सारी गोल्ड की चीज़ें होती है। ये फर्स्ट टाइम जब फाइंड हुआ, ये कार्टर ने फाइंड आउट किया था, तो उस टाइम पर आसपास बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद सेकंड टाइम जब वो गया तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग थी, यानी बहुत सारी चीज़ें किसी ने चुरा ली थी। लेकिन ये जो साइंटिस्ट है, जो ये लोग रिसर्च करते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। दे ओनली इंटरेस्टेड कि उनका जो मेन जो मकसद है, जो टारगेट होता है कि भाई ये जो उनका टारगेट था कि भाई उसकी डेथ क्यों हुई। लेकिन आफ्टर सिटी स्कैन भी उनको ये पता नहीं चला। दैट मीन्स दैट इज़ अ सीक्रेट, कि जो सीक्रेट था वो अभी भी वही का यकबंद था, उसको उनको अभी तक पता नहीं चला। इतना हार्डवर्क किया, बॉडी को निकाला, उसका सिटी स्कैन किया गया, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ी, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी चीज़ अप्लाई करने के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है उससे परमिशन लेनी पड़ती है। गवर्नमेंट अगर एलो भी करती है, लेकिन उनको भी ये जो आसपास के लोग हैं, वहाँ के जो सिटीजन्स है, उनका भी देखना पड़ता है। अगर सिटीज़न उसका अपोज करते हैं तो उसको उसमें भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारी हार्डवर्क करने के बाद उसको ये जो परमिशन मिली थी, और परमिशन मिलने के बाद भी उसने ये बॉडी को वहाँ से निकाला, सिटी स्कैन पर मशीन पर रखा, सिटी स्कैन भी किया, लेकिन फिर भी जो रिज़ल्ट था वो जीरो था, यानी रिज़ल्ट कुछ मिला नहीं। वो अपने जो चीज़ फाइंड आउट करना चाहते थे वो चीज़ उनको पता चली नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन। ये जो चैप्टर नंबर 3 है, ये हॉर्नबिल चैप्टर का, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारा द डिस्कवरी टर्ट द नाउ स्टार्ट द लेसन। ही वॉज जस्ट अ टीनेजर व्हेन ही डाइड। अभी बात की है कि वो टीनेजर था, वो नहीं कौन, ये टट की बात है कि जब वो उसकी डेथ हुई, जब वो मरा, तब वो टीनेजर, टीनेजर का मीनिंग होता है 12 to 18 ईयर। जिसकी एज कितनी थी, 12 से 18 ईयर के बीच में थी, उसको टीनेजर कहते हैं। द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली दैट had ruled Egypt and its empire for centuries। ये जो लास्ट हेयर था, यानी उनके जो उनकी कास्ट थी, ओके, तो उसमें ये लास्ट हेयर था, हेयर यानी वंशज, और ये पावरफुल फैमिली थी। इजिप्ट में बहुत सालों तक उन्होंने रूल किए थे, यानी उनकी फैमिली उनकी पावरफुल होने की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस थी।
He was laid to rest, laden with gold, and eventually forgotten. He was laid यानी वहाँ पर वो रखा गया था, रेस्ट लेडन विथ गोल्ड, वहाँ बहुत सारा गोल्ड उसके साथ रखा था, एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और सब लोग उसको भूल गए थे. ओके. उसकी मैंने आज ऑलरेडी बोला कि भी जितने भी जो टॉम होते हैं यानी ये जो पिरामिड है उसके अंदर बॉडी के साथ साथ यानी जिसकी भी बॉडी, जो भी किंग की या जो भी फेरो की बॉडी है उसके साथ साथ बहुत सारा गोल्ड. गोल्ड यानी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि आफ्टर डेथ देयर इज़ अ लाइफ. तो ये जो किंग है या फेरो है उसको जो जो चीज़ अच्छी लगती है तो वो सब चीज़ दूसरा उसको आफ्टर डेथ जो लाइफ है तो उस टाइम पर उसको जो जो चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें वहाँ पर क्या होती है, रखी जाती है, कि जिसकी वजह से उसको नेक्स्ट जो लाइफ है उसमें ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली मिल जाए. दे आर बिलीविंग लाइक दैट, और इसी बिलीव की वजह से वो सब चीज़ उसके साथ रखते हैं. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टॉम इन 1922, अभी ये जो टट की बॉडी यानी उसकी टॉम वो मिली हमें 1922 को. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज़ स्पेक्यूलेटेड अबाउट व्हाट हैपन टू हिम. जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो स्पेक्यूलेट यानी वो सरप्राइज थे. क्यों सरप्राइज थे? कि वो जानना चाहते थे कि भाई ये किसकी वजह से मरा. ओके. विथ मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीमली पॉसिबिलिटी, सब लोग ये बिलीव करते थे शायद उसका मर्डर हुआ है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ पॉसिबिलिटी थी. क्यों? क्योंकि उसकी जो एज थी वो टीनेजर था, और टीनेजर की एज में अगर कोई मरता है, जैसे उसकी बॉडी ऐसे तो नहीं थी कि भाई कोई इंसान इतनी जल्दी मर जाए, तो दे आर बिलीविंग दैट कि उसका कोई किसी ने मर्डर किया है. ओके. तो शायद उसका मर्डर हो गया है, ये मानना सब लोग ये पॉसिबिलिटी मानते थे. नाउ लिविंग हिज टॉम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, अभी सबसे पहले उसकी टॉम फाइंड आउट की, उसके बाद उसका ओनली फर्स्ट उस टाइम एक्सरे किया गया, उसके बाद 80 ईयर के बाद, ओके, आफ्टर 80 ईयर के बाद टट हैज़ अंडरगोन अ सिटी स्कैन. तो टट की जो बॉडी थी उसका सिटी स्कैन किया गया, दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ. ये सिटी स्कैन करने का मेन रीज़न क्या था? तो उसकी लाइफ के बारे में जानना था. ओके. उसकी लाइफ और डेथ के बारे में, उसकी लाइफ क्या थी यानी वो डेथ क्यों हुई उसके बारे में जानना था. एंड प्रोवाइड अ प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकन्स्ट्रक्शन. तो वो लोग जानना चाहते थे कि भाई उसका रियल में साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहते थे कि भाई ये रियल में क्यों मरा था. ओके. वो फैक्ट रिकन्स्ट्रक्ट में होता है टू फाइंड द फैक्ट, रियल हकीकत क्या थी. ये फोरेंसिक का में होता है साइंटिफिक नॉलेज, यानी साइंटिस्टिक नॉलेज के हिसाब से, साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से और साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके वो जानना चाहते थे कि रियल फैक्ट क्या थी. इसीलिए उसकी बॉडी को सिटी स्कैन करने का उन्होंने सोचा था. ऑफ द बॉयज़ फेरो, ये जो फेरो था लेकिन बॉयज़ यानी एक लड़का था. फेरो का मीनिंग आई टोल्ड यू दैट इज़ अ किंग. तो ये जो किंग था टट, वो एक बॉयज़ फेरो था. वो बहुत ही छोटी एज में वो मर गया था, और उसकी टॉम यानी उसकी ये जो पिरामिड है उसका बनाया गया था. तो उसको जानने के लिए कि रियल में वो किस तरह से मरा था, क्या हुआ था उसके साथ, उसकी लाइफ कैसी थी और डेथ कैसी हुई, ये जानने के लिए उसका सिटी स्कैन करने का उन्होंने सोचा. ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा. नाउ लेट्स गो हेड. एन एंग्री विंड स्टार्ड अप. जब उसकी बॉडी को सिटी स्कैन के लिए बाहर निकालते थे तब एंग्री विंड यानी बहुत ही ज़ोर से हवा आने लगी. गोस्टली डस्ट डेविल as a king Tut was taken from his resting place in the ancient Egypt cemetery known as the Valley of the Kings. Okay? क्यों? क्योंकि उस टाइम पर ये जो किंग की बॉडी थी जिसकी यानी टट की बॉडी, उसको उसकी सीमेंट्री का मीनिंग होता है उसका कब्र से बाहर निकाला जाता था, और वो कब्र के आसपास बहुत सारी किंग्स की कब्र थी, इसीलिए उसको वैली ऑफ द किंग्स कहा है. क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके आसपास बहुत सारे ये जो पिरामिड्स थे जिसके अंदर किंग्स थे. ओके. तो उसकी जगह से जो रेस्टिंग प्लेस है वो इतने साल से वहाँ पर रेस्टिंग कर रहा था, वो रेस्टिंग प्लेस से उसको बाहर निकाला जा रहा था
कि जिसकी वजह से पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो चेंज हो गया था। वो ज़ोरों से एकदम हवा आने लगी और जिसे लग रहा था कि गोस्ट डस्ट, यानी ये जिसे कोई गोस्ट यानी कोई भूत जिसे ये कर रहा है। ओके, इस तरह से एटमॉस्फेयर हो गया था। डार्क बेलीड क्लाउड्स, बहुत ही बड़े बड़े डार्क क्लाउड्स हेड स्कर्डड एक्रॉस, तो आसपास यानी जो क्लाउड्स वो फटाफट चलने लगे एक्रॉस द डेजर्ट स्काई, जहाँ पर डेजर्ट स्काई था, जहाँ पर स्काई एकदम क्लीन था। पहले ये जो स्टार्ट किया उससे पहले एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन था, लेकिन जो क्लीन एटमॉस्फेयर था वहाँ पर बड़े बड़े जो डार्क क्लाउड्स से वहाँ पर आ गए थे। और जैसे उन्होंने आसपास में जैसे पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, ज़ोर से हवा आने लगी थी, एटमॉस्फेयर एकदम क्लीन था, स्काई क्लीन था, वहाँ पर वो पूरे डार्क जो क्लाउड्स थे वो छा गए, यानी ऑन द स्पॉट पूरा जो एटमॉस्फेयर था चेंज हो गया और लग रहा था जैसे कुछ हो गया है। और क्या हुआ था कि उसकी बॉडी को कब्र से बाहर निकलने का टाइम था। द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वेयर वेलिंग द स्टार इन कास्केड ग्रे। कास्केड ग्रे का मीनिंग लेना है स्काई। जो स्काई था, जो पहले वहाँ पर स्टार दिखाई दे रहे थे, लेकिन स्टार जैसे वहाँ से चले गए और पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो क्लाउडी हो गया, यानी वहाँ पर जो क्लीन स्काई था वहाँ पर जैसे क्लाउड छा गए थे। इट वॉज 6 PM ऑन 5 जनवरी 2005। ये 6 बजे की बात है और टाइम डेट है 5 जनवरी 2005। उसमें 6 बजे थे, यानी शाम के 6 बजे उसकी बॉडी को वहाँ से निकाला गया था। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैन। तो वर्ल्ड की जो मोस्ट फेमस मम्मी थी कि जो ग्लाइडेड हेड यानी जिसके ऊपर पहली बार सिटी स्कैन होने वाला था, ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रियस ऑफ द लिटल अंडरस्टूड यंग रूलर who died more than 3,300 years ago। तो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी मम्मी जिसको सिटी स्कैन किया जाने वाला था और ये सबसे यंग था, और ये वहाँ पर 3,300 ईयर्स से वही जगह पर वो लेटा था और वो एक रूलर था, वो एक किंग था। छोटी एज थी लेकिन वो उस टाइम पर भी वो क्या था, एक किंग था। तो ये 3300 साल पहले जिसको वहाँ पर लेटाया था आफ्टर डेथ, तो उसकी बॉडी को वहाँ से निकाल कर उसका सिटी स्कैन करना था। तो रियल में ये एक रियल में मिस्ट्री यानी एक सीक्रेट यानी रहस्यमय ओके कोई चीज़ थी जो करने वाले थे। आज तक रियल में बहुत सारी मम्मी है लेकिन किसी पर भी सिटी स्कैन या एक्सरे कभी किया गया नहीं है, लेकिन एक ये पहली ऐसी बॉडी थी तट की जिस पर पहले सिटी स्कैन भी हुआ था। और अभी दे आर थिंकिंग फॉर द सिटी स्कैन, और सिटी स्कैन भी उन्होंने 5 जनवरी 2005 को शाम को 6 बजे उसकी बॉडी को उसकी रेस्टिंग प्लेस से निकाल कर उसको सिटी स्कैन का जो एक मिनी मशीन था यानी छोटा मशीन, उसके अंदर उसकी बॉडी को रख कर उसका सिटी स्कैन किया गया। उसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ मिली, जैसे कि बहुत सारी जो उसकी रिब्स थी ओके, जो स्पाइनल कोड था उसमें 2-3 जो बोन्स थे वो मिसिंग थे। लेकिन फिर भी उनका मेन जो टारगेट था उनको फाइंड आउट करना था कि ये जो टॉट है उसकी डेथ किससे हुई। दूसरा, ये जब उसकी डेथ हुई उस टाइम पर उसकी एज क्या थी। ये दो मेन जो पॉइंट थे जो उनको फाइंड आउट करने थे ये सिटी स्कैन से। लेकिन वो रियल जो इन्फॉर्मेशन थी जिसके लिए इतना हार्डवर्क किया वो सिटी स्कैन की बात भी उनको मिला नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये पेज नंबर 22 और पेज नंबर 23 का जो फर्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पर मैंने कंप्लीट कराया। आई होप आपको पूरी स्टोरी और यहाँ तक मैंने जो लेसन एक्सप्लेन किया वो पता चला होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप यही वीडियो 2-3 बार आप सुन सकते हो कि जिसकी वजह से आपको परफेक्टली आइडिया आएगा।
और उसके साथ आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क आपको करना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।